इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। आज हम भारतीय संविधान का एक ओवरव्यू देखेंगे और संविधान के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जानने की कोशिश करेंगे। सभी गवर्नमेंट्स एग्ज़ाम या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में इंडियन पॉलिटी के सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से अच्छे खासे क्वेश्चनों को देखा गया है। संविधान को अच्छे से समझने के लिए इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस टॉपिक को रटना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा गलत बात है, क्योंकि रटने की वजह से कई बार क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। लेकिन अगर संविधान की बारीकियों को अच्छे से समझना है तो सबसे पहले हमें संविधान के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है। संविधान से जुड़ी हुई सभी बारीकियाँ और सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम संविधान का जो ओवरव्यू है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ऐसी क्या परिस्थितियाँ रहीं या ऐसी क्या घटनाएं रहीं जिनकी वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना या उसकी ज़रूरत महसूस हुई। भारत एक राजतांत्रिक देश था, ये बात हम सभी जानते हैं। लगभग 300 से 400 सालों तक यहाँ मुग़लों का भी शासन रहा। जिस समय मुग़ल साम्राज्य का पतन हो रहा था उसी समय धीरे धीरे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व बढ़ता जा रहा था। हम इस चीज़ को एक टाइमलाइन के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले बात सन 1600 की करते हैं। इंग्लैंड के कुछ व्यापारियों की संस्था ने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी और ये सभी लोग इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के पास पहुँचे। असल में इसका रीज़न ये था कि उस समय तक एक यूरोपीय देश पुर्तगाल, जिसके बारे में आप सबने सुना होगा, पुर्तगाल दक्षिण एशिया से, ख़ासतौर पर भारत से काफ़ी ज़्यादा व्यापार कर रहा था और उस व्यापार में उसे एक अच्छा खासा मुनाफा हो रहा था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। महारानी एलिजाबेथ ने अगले 100 वर्षों तक सभी दक्षिण एशियन देशों से और ख़ास तौर से भारत से व्यापार करने की अनुमति देकर एक चार्टर पास किया। उसके बाद अगला कदम था भारत में एंट्री। लेकिन इंडिया में एंट्री करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उस समय पुर्तगालियों का भारतीय व्यापार पर एक छत्र राज था। लेकिन फिर भी अंग्रेज़ों ने अपनी कोशिश जारी रखी और 1609 में कैप्टन हॉकिंस और टॉमस रो जहांगीर के दरबार में पहुँचे। जहांगीर ने एकदम से परमिशन देने से इनकार कर दिया, लेकिन अंग्रेज़ लगातार कोशिश करते रहे। इसके बाद 1615 में जाकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में फैक्ट्री लगाने की अनुमति मिल गई। इसी क्रम में 1647 तक अंग्रेज़ों ने पूरे ऑल ओवर इंडिया में 23 फैक्ट्री लगा दी और सन 1700 तक आते आते बंगाल पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तब मुग़ल एम्पायर पूरे तरीके से बिखर गया, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद जितने भी मुग़ल शासक हुए वो सब कमज़ोर थे। इस वजह से भारत में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग शक्तियों का स्थापत्य हो गया। जैसा कि दक्षिण पश्चिम में मराठों ने कब्जा कर लिया। इसके अलावा दक्षिण भारत में निज़ाम का कब्जा था और जो पूर्वी भारत था, ख़ासतौर पर जो बंगाल सूबा था, उस पर नवाबों का शासन था। और बंगाल कोई छोटी मोटी जगह नहीं थी। इस समय वर्तमान में जो पश्चिमी बंगाल स्टेट है वो, इसके अलावा पूरा बांग्लादेश, उड़ीसा और बिहार, इन चारों को मिला के पूरा बंगाल सूबा हुआ करता था। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बंगाल सूबा कितना बड़ा था। आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में 1757 में सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच प्लासी की लड़ाई हुई और प्लासी की लड़ाई अंग्रेज़ों के लिए एक ऐतिहासिक कदम साबित हुई, क्योंकि इन्होंने पूरे तरीके से बंगाल को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद 1764 तक आते आते एक और लड़ाई लड़ी गई, जिसे कि हम बक्सर की लड़ाई के नाम से जानते हैं। इसमें पूरे तरीके से अंग्रेज़ों ने पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब तक भारत में व्यापार कर रही थी, अब धीरे धीरे वो शासन करने लगी। इस समय तक अंग्रेज़ों के पास 3 सूबे थे, जिनमें कि आपकी मद्रास प्रेसिडेंसी हुई, एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी और तीसरा था बंगाल। अंग्रेज़ों ने भारत में काफ़ी दिनों तक शासन किया और अगर हम अंग्रेजी शासन की बात करें तो हम अंग्रेजी शासन को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक था कंपनी का शासन
जो कि 1773 में शुरू हुआ और 1858 में ख़त्म हुआ। और दूसरा था ताज का शासन, जिसे हम 1858 से 1947 तक समझ सकते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में अंग्रेजों ने जितने भी चार्टर या जितने भी एक्ट पास किए, उनका एक महत्वपूर्ण योगदान है। अगर कंपनी के शासन की बात की जाए तो कंपनी ने एक के बाद एक कई सारे चार्टर, एक्ट और कई सारे एक्ट पारित किए, जिनको हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले 1773 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया, जिसमें कि काफ़ी सुधार किए गए। जैसा कि बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को इसके अंडर कर दिया गया। इन सब एक्ट्स के बारे में हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे, सबको एक एक करके समझेंगे। फिलहाल हम संविधान का ओवरव्यू समझते हैं। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट बनाया गया। इसके बाद 4 चार्टर एक्ट आए, जिसमें कि 1793 का चार्टर एक्ट, 1813, 1833 और 1853। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसी तरह भारत में शासन करती रहती अगर 1857 की महान क्रांति नहीं हुई होती। 1857 की महान क्रांति में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जड़ें पूरे तरीके से हिला दी और इसका नतीजा ये हुआ कि इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ सेकंड ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत के शासन की बागडोर को छीन लिया और अब उन्होंने शासन की बागडोर स्वयं संभाली। इसीलिए 1858 से लेकर 1947 का जो समय है उसको ताज का शासन कहा जाता है। महारानी एलिजाबेथ ने भारत में शासन करने के लिए 2 महत्वपूर्ण पद बनाए, जिसमें एक था भारत का सेक्रेटरी जनरल, जो कि इंग्लैंड की संसद का सदस्य होता था, और उसके साथ साथ एक पद इन्होंने वायसराय बनाया। जो भारत का गवर्नर जनरल पद था उसे इन्होंने समाप्त करके नया पद बनाया वायसराय। वायसराय जो है भारत का संवैधानिक प्रमुख था। ताज के शासन में एक तरीके से कई सारे अधिनियम पारित किए गए, जिनका हम क्रम समझते हैं। पहला 1861 में भारत शासन अधिनियम पारित किया गया। इसके बाद 1892 में भारत शासन अधिनियम आया। एक भारत शासन अधिनियम 1909 में आया, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इन सब के बारे में हम डिटेल में बाद में चर्चा करेंगे। भारत शासन अधिनियम 1919 में आया, जिसको कि आप मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कह सकते हैं। और जो अंतिम इनका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था वो था भारत शासन अधिनियम 1935। इन सभी का भारत के संविधान के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। उनका भी भारतीय संविधान में काफ़ी अच्छे से योगदान रहा है। इसके अलावा और भी कई सारे मिशन भेजे गए, जैसे साइमन कमीशन, अगस्त प्रस्ताव, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ों पर हम आगे बात करेंगे। संविधान की बिल्कुल एक बारीकी को समझेंगे। और मैंने आपको ये आज ओवरव्यू दिया है भारतीय संविधान को समझने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए